हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी रिव्यू में स्पेशल फॉर मैथ साइंस फॉर क्लास 10th। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में अभ्यास के जितने प्रश्न उत्तर हैं वो सारे हम करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और करेंगे। तो ये दोस्तों ये पार्ट हमारा 5 है और जो हमने पूरा चैप्टर हमने जो पार्ट 4 तक हमने कवर कर चुका है। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक की मदद से आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न हमारा एनसीईआरटी के अभ्यास से पहला ये है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो हमारी अभिक्रिया है कि PbO जो कि लेड ऑक्साइड है वो कार्बन के साथ अभिक्रिया करके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित, या फिर कहें जो लेड हमें दे रहा है उत्पाद के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड हमें दे रहा है, तो इस अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ये हमें बताना है। तो इसमें सीसा अपचयित हो रहा है। पहला, सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा का क्या है दोस्तों? लेड Pb। तो यहाँ पर जो है अपचयित होना यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि। तो जो सीसा यहाँ पर जो अपचयन हो रहा है किसका हो रहा है दोस्तों? लेड ऑक्साइड का, ना कि सीसे ना कि लेड का। तो यहाँ पर जो ये जो ऑप्शन ए है वो गलत होगा। फिर दूसरे ऑप्शन पे आते हैं बी पे। तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो ये भी दोस्तों गलत होगा, क्योंकि हमारा जो कार्बन है वो उपचयित हो रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। उपचयन क्या होता है कि ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास। तो यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो यहाँ पर जो है कार्बन का उपचयन हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये अभी हमारा गलत होगा। तीसरा हमारा जो है कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। चौथा जो है डी, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो ये भी हमारा सही है। तो इसमें बताना क्या है हमें कि कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य हमारे पहला यानी कि ए और बी, ये दोनों हमारे असत्य हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट, यानी कि ए एवं बी। तो दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि Fe2O3 प्लस 2Al यानी कि एल्युमिनियम, वो हमें प्रोडक्ट में देंगे Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और Fe यानी कि लोहा। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है ये हमें बताना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड जो है वो एल्युमिनियम से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एल्युमिनियम है वो लोहे को यानी फेरस को विस्थापित कर दे रही है और वो खुद अपनी जगह ले रही है। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो इसका उत्तर होगा डी, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो हमारा पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। तो दोस्तों लौह चूर्ण यानी कि Fe, और इसमें हम जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो HCl मिला रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा कि ये दोस्तों यहाँ पर होगी हमारी विस्थापन अभिक्रिया। Fe जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो वो जो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो हमारा क्या बनेगा? Fe, तो हमें यहाँ पर मिलेगा FeCl2 और हमारा जो हाइड्रोजन गैस है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा विस्थापन अभिक्रिया होगी, तो हमें क्या मिलेगा? फेरस क्लोराइड यानी कि जो आयरन क्लोराइड हम कहेंगे, और दूसरा हाइड्रोजन गैस हमारी मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। तो दोस्तों हमारा जो है ये सही हो गया। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन आता है हमारा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों के दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर क्या होगा? वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों, यहाँ पर दोस्तों ये जो उत्पादों यहाँ तक जो है ये गलत हो गया। यहाँ पर आएगा हमारा तथा उत्पादों, अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।
तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन बन रहा था उसका आंसर हो गया। दूसरा हमारा क्या है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इसका हमारा जो उत्तर होगा वो क्या होगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि यदि समीकरण संतुलित ना हो तो वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन नहीं करेगा, जैसा कि मैं आपको पहले ही पार्ट 1 में बता चुका हूँ। तो दोस्तों चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तन कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो हमारा पहला कथन है ए कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। अमोनिया क्या होता है दोस्तों, हमारा NH3 होता है। तो हमारा नाइट्रोजन जो है वो जो द्वितीय परमाणु अणु है, तो ये हमारा हो गया Na2। इसको हम जो है रासायनिक समीकरण में चेंज कर रहे हैं। प्लस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करेगा, हमने हाइड्रोजन गैस इसमें जोड़ दिया, फिर हमारा जो प्रोडक्ट हमें मिला वो NH3 हमें अमोनिया मिल गया। इसे हम संतुलित कर देंगे तो हमें इस प्रकार से समीकरण मिलेगा। फिर हमारा दूसरा जो है वो हमारा आता है बी नंबर पे कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो हमारा जो हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, उसमें उसका हमें दहन हो रहा है यहाँ पर। तो हमारा जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया होगी क्योंकि दहन ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता। तो हमारा ऑक्सीजन का संयोग होगा और हमें क्या मिल रहा है, जल और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हमारा समीकरण इस प्रकार से होगा, हमने इसको संतुलित कर दिया। तीसरा हमारा आता है सी कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड जो है वो एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवशेप देता है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी द्विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो इसका भी हम कैसे लिखेंगे, Al2SO4 थ्राइस। ये हमारा हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट, ये अभिक्रिया कर रहा है बेरियम क्लोराइड से और हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है बेरियम सल्फेट और AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये हमारा तीसरा हो गया सी नंबर पे। और जो चौथा हमारा डी नंबर पे वो है कि पोटेशियम धातु जो है वो हमारा जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। तो हमारा इसका समीकरण कैसे होगा कि जो पोटेशियम है वो हमारा हो गया K, ये क्योंकि ये एक परमाणु अणु है। दूसरा हमारा जो इसमें हमने योग करना है जल का यानी कि H2O का, और हमें एज ए प्रोडक्ट हमें मिलेगा KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। तो इसका समीकरण हमारा ये वाला हो गया। तो हमने इन चारों को जो कथन समीकरण के रूप में परिवर्तन कर दिया और संतुलित भी कर दिया। तो दोस्तों चलते हैं हमने अपने 6 क्वेश्चन पे। इसमें हमें क्या करना है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। पहला हमारा जो है वो HNO3 जो कि हमारा नाइट्रिक एसिड है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस के साथ अभिक्रिया करके CaNO3 ट्वाइस यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट और जो H2O यानी कि जल हमें प्रदान कर रहा है। तो हमें इसे संतुलित करना है। दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हिट एंड ट्रायल विधि में हमने बताई थी आपको, तो उसमें हमें क्या करना था कि हमें जो सबसे पहले उस यौगिक को चुनना था जिसमें सबसे ज़्यादा वो तत्वों के परमाणु हों। तो हमारा सर इसमें कौन सा चुना जाएगा कि हमारे जो इस यौगिक को हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो परमाणु है वो ऑक्सीजन के 3 है। इसमें हमारे 2 ही हैं, ये हमारा नहीं होगा। इसमें हमारा जो ऑक्सीजन के हैं वो 6 परमाणु। तो हम सबसे पहले इस यौगिक को चुनेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 3 दूनी 6 जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन के परमाणु हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक हमारा ये रहा। तो 6 और 1 ये 7 परमाणु हमारे ऑक्सीजन के होंगे। लेकिन हम इधर देखें तो 2 1 कम 2 ऑक्सीजन परमाणु और यहाँ पर 3। तो हमें जो ऑक्सीजन को संतुलित करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने 2 लगाया तो हमारे जो 2 1 कम 2 यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया हमारा ऑक्सीजन। फिर सिमिलर हम यहाँ करेंगे, हमने यहाँ पर 8 कर दिया क्योंकि दोस्तों हम किसी भी जो परमाणु को विषम संख्या के रूप में संतुलित नहीं कर सकते, हमें कोई सम संख्या के रूप में हम सम संख्या के उसमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो हमारा यहाँ पर 8 हमने कर दिया सम संख्या उसमें 2 लगाकर हमें यहाँ पर भी 8 करना है। अब तो हमारा जो 2 1 कम 2
ये हमारे 2 हो गए, और यहाँ पर हमारा 3 है, तो 3 दूनी 6। यहाँ पर हमारा जो 6 हो गए और यहाँ पर 2, तो ये यहाँ पर भी हमारे यानी कि बाईं साइड हमारे जो 8 जो है हमारे ऑक्सीजन के परमाणु हो गए। तो यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। इस प्रकार से ये संतुलित हो गया। तो दूसरा हम और देखें तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर हमारे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2। यहाँ पर हमारे बाईं ओर जो है वो हमारे 4 हाइड्रोजन है, और इधर की साइड हम देखें तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारे यहाँ भी हमारे 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन भी हमारा संतुलित है। नाइट्रोजन को देखें तो 2 एकम 2 नाइट्रोजन, और जो हमारा इधर जो है वो भी 2 एकम 2 नाइट्रोजन। तो यहाँ पर भी हमारा नाइट्रोजन भी संतुलित है। जो हमारा अगला बचता है हमारा वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम आप देख सकते हो कि यहाँ पर अकेला है और यहाँ पर भी हमारा कैल्शियम अकेला है। तो इस प्रकार से ये समीकरण संतुलित हो गया। दूसरा हम देखें तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट और जल हमें प्रदान कर रहा है। तो इसका संतुलित रासायनिक समीकरण हमने कुछ इस प्रकार से लिख दिया। मैं आपको सारे नहीं बताऊंगा, मैंने आपको इस पहला समीकरण बता दिया दोस्तों। अब आप इससे ये तीनों समीकरण किस प्रकार से हुए वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद देखना है। तो हमारा जो दूसरा है वो हमारा NaOH H2SO4 और ये सारा हो गया। तीसरा हमारा कुछ इस प्रकार से, और चौथा हमारा ये होगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। तो 7वें क्वेश्चन में दोस्तों हमारा जो है वो कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर जो पिछले क्वेश्चन में हमें जो मतलब जो रासायनिक समीकरण दिए होते उन्हीं को हमने संतुलित करना था। यहाँ पर हमें शब्द समीकरण दिए हुए हैं। अब इन्हें हमें संतुलित रासायनिक समीकरण में यानी बदल कर और उन्हें संतुलित करना है। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस हमें करना है, बस हमें जो है शब्द समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलना है। तो हमारा पहला क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH ट्वाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो दोस्तों यहाँ पर हम बनाना कैसे होता है, हमें कोई भी सूत्र हमें बनाना कैसे होता है कि ये हमारा 9th का टॉपिक है संयोजकता के हिसाब से। और दूसरा आप देख सकते हो कि जो हमारा जो कैल्शियम है उसकी संयोजकता आप देख सकते हो। अगर आपको पता हो कि संयोजकता क्या होती है तो कैल्शियम की संयोजकता जो हमारी 2 होती है, और जो OH है यानी कि हाइड्रोक्साइड वो जो उसकी संयोजकता हमारी 1 होती है। तो जो OH है तो उसकी 1 है और कैल्शियम की 2 है। तो जो OH अगर कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो जो कैल्शियम के लिए, कैल्शियम को पूरा करने के लिए, कैल्शियम को संतुष्ट करने के लिए ऑक्सीजन के जो हाइड्रोक्साइड है हमारा OH वो 2 होने चाहिए, इसलिए हमारा जो है ट्वाइस लग जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये सूत्र बनते हैं। तो दोस्तों अगर ये इसके लिए भी मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अभी आप ये देखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा ये है, फिर हमारा जो अभिक्रिया कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 ये हमारा हो गया। फिर जो हमें प्रोडक्ट में हमें मिल रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट और जल, तो ये हमारा हो गया। इसमें आप लोग तो देख सकते हो कि हमें संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारा पहले से ही संतुलित है। कैल्शियम एक OH ट्वाइस यानी 2 है। यहाँ आप देखो खुला करके तो ऑक्सीजन जो है 2 एकम 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी 2, तो 2 हमारा 2 है। ऑक्सीजन जो है वो हमारा 4 है। इधर आप इधर भी देख सकते हो कि ऑक्सीजन 3 और 1 ये, तो ये हमारा 4 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन को आप देखोगे तो 2 एकम 2, यहाँ भी 2, तो ये हाइड्रोजन भी हमारा संतुलित। कार्बन जो है हमारा वो भी 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारा 1 है। तो ये इस प्रकार से ही संतुलित है। फिर दूसरा हमारा B नंबर पे जो है वो हमारा जिंक जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके हमें जिंक नाइट्रेट और सिल्वर दे रहा है। तो इसका समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा। जिंक जो AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक नाइट्रेट और Ag हमें दे रहा है। ये हमारा दूसरे नंबर पर हो गया, और तीसरे नंबर पे हमारा ये होगा, और चौथे नंबर पे हमारा ये होगा। तो आप देख सकते हो एक बार इसे अच्छे से। तो अब दोस्तों चलते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन हमारे दोस्तों की निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो इसमें हमारा जो पहला वो है ए नंबर पे, वो हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि वो AQ आप देख सकते हो जलीय विलयन है। पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन बेरियम आयोडाइड के जलीय विलयन से अभिक्रिया करके हमारा पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन और बेरियम ब्रोमाइड का सॉलिड
बेरियम ब्रोमाइड जो है हमारा सॉलिड के रूप में हमें मिलेगा। तो ये अभिक्रिया हमें संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखनी है और इस अभिक्रिया का प्रकार बताना है। तो इसका हमारा जो ए नंबर पर उत्तर होगा वो हमारा क्या होगा, KBr जो है वो यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड, और बेरियम आयोडाइड यानी BaI2, और जो हमें प्रोडक्ट में हमें मिलेगा क्या, Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड, और दूसरा हमारा बेरियम ब्रोमाइड जो कि हमारा सॉलिड के रूप में है। तो इसको हम संतुलित करेंगे। तो जो यहाँ पर हमने 2 लगाया, यहाँ भी 2 लगाया, और कहीं भी कुछ नहीं है। तो इससे आप देख सकते हो कि जो हमारा 2K इधर जो हमारा पोटेशियम है वो हमारा 2 है, 2 एकम 2, और यहाँ पर भी हमारा 2 है। पोटेशियम हमारा संतुलित है। फिर हमारा ब्रोमाइड यानी Br जो है वो 2 एकम 2, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो Br2 यानी कि ये भी हमारा संतुलित है, दोनों तरफ 2-2 Br हैं। फिर जो हमारा बेरियम है वो हमारा इधर 1 है, और यहाँ पर भी हमारा 1 है, तो ये भी हमारा संतुलित है। जो आयोडीन है हमारा I2 इधर है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 एकम 2 यानी कि 2 आयोडीन इधर भी हैं और 2 आयोडीन इधर भी हैं। तो इस प्रकार से ये संतुलित रासायनिक समीकरण इसका होगा। और दोस्तों इसका जो अभिक्रिया जो हमने ए नंबर पे है वो उसका जो हमें प्रकार बताना है वो क्या होगा, हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि जो हमारा के है यानी कि जो पोटेशियम है वो दूसरे अभिकारक के दूसरे जो हमारा जो तत्व है आयोडीन उसके साथ मिल रहा है यहाँ पर, यानी कि हमारा जो आयनों का यहाँ पर तत्वों का चेंज हो रहा है, एक दूसरे में जा रहे हैं। यानी कि जो पोटेशियम है वो आयोडीन के साथ अभी मिल जा रहा है, और जो हमारा Br यानी कि ब्रोमाइड है यानी ब्रोमीन जो है वो हमारा बेरियम के साथ मिल जा रहा है और हमें बेरियम ब्रोमाइड दे रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो तत्वों का जो मतलब आपसी जो मतलब हेरफेर हो रहा है, मतलब एक दूसरे में चेंज हो जा रहे हैं वो, जो कि यहाँ पर हमारा पोटेशियम के साथ आयोडीन मिल गया, और जो हमारा बेरियम यहाँ था आयोडीन के साथ था, लेकिन अब वो हमारा ब्रोमीन के साथ में मिल गया। दोस्तों यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो इसका जो प्रकार होगा हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। दूसरा हमारा जो बी नंबर पे वो हमारा जिंक कार्बोनेट जो कि हमारा सॉलिड के में, उसका वियोजन हो रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हमारा और जिंक ऑक्साइड हमारा सॉलिड है यानी कि ठोस है। तो इसमें जो जिंक कार्बन ZnCO3 जो कि हमारा सॉलिड है उसका वियोजन हमारा हो रहा है यानी कि अपघटन हो रहा है जिंक ऑक्साइड सॉलिड में, और CO2 गैस जो है यहाँ पर वो जो उससे बड़ा होगा, यहाँ पर हमने छोटा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर जो है CO2 गैस में मतलब जो है चेंज होगा, वियोजन होगा इसका। तो हमारा जो वियोजन हम इसको अपघटन भी कहते हैं। तो हमारा जो ये अभिक्रिया हो रही है इसका प्रकार क्या होगा, अपघटन अभिक्रिया होगा, या फिर आप वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हो। तीसरा हमारा जो है सी नंबर पे हमारा जो हाइड्रोजन गैस है वो क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करके जो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड है या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आप कह सकते हो, वो हमारा गैस स्टेट में हमें मिल रहा है। तो इस अभिक्रिया का आप देख सकते हो कि जो 2 अभिकारक हैं यहाँ पर, और वो संयोग करके हमें एकल उत्पाद दे रहे हैं, यानी केवल और केवल एक उत्पाद हमें मिल रहा है। तो ये हमारा ऐसी अभिक्रिया हमारी क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है। तो ये हमारा जो सी नंबर पे उसका प्रकार क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। तीसरा हमारा जो है Mg यानी कि मैग्नीशियम जो है वो हमारा सॉलिड के रूप में, और हमारा HCl के साथ इसका अभिक्रिया कराएंगे हम। जो HCl का जलीय विलयन है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो जलीय विलयन है उसको उससे मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, MgCl2 का जलीय विलयन यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड का जलीय विलयन, और हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैग्नीशियम है वो उसने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, हाइड्रोजन को HCl के जो विलयन है उससे हटा दिया और उसकी जगह खुद ले लिया, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, और हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारी हट गई, विस्थापित हो गई और रिलीज हो गई। तो यहाँ पर जो हमारा क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया हुई, क्योंकि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व यानी मैग्नीशियम ने कम अभिक्रियाशील तत्व को यानी हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। तो हमारी जो इस अभिक्रिया का प्रकार क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो हमारा उस पर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ हो है, उदाहरण दीजिए। तो मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा का क्षेपण होना, यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होना। तो यानी कि जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित हो यानी कि ऊष्मा का उत्पादन हो उत्पाद के निर्माण के समय,
उसी को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो इसका जो परिभाषा के रूप में आप देख सकते हो कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्पादन भी होता है। तो उदाहरण में आप देख सकते हो कि जो कार्बन है वो हमारा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा प्रदान कर रहा है। तो ये हमारा क्या होगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण जो है हमारा, हमें जो उदाहरण भी देने, तो इसमें दूसरा उदाहरण हमने दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि बिन बुझा हुआ चूना जो हमने जल में मिलाया तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मैं आपको एक क्रियाकलाप के द्वारा आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा और ऊष्मा उत्पन्न होगी, जो मैं आपको बता चुका हूँ क्रियाकलाप में सफ़ेदी वाले में। तो यहाँ पर ऊष्मा मिल रही है तो ये भी हमारा ऊष्मा का क्षेपण हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। दूसरा हमारा ऊष्मा शोषी जो अभिक्रिया है वो कौन सी होती हैं, जिसमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि जो अभिकारक हमारा वियोजित हो रहा है उसका वियोजन जो है किससे होता है, ऊष्मा से होता है। तो ऊष्मा के उपयोग से अभिकारक का वियोजन हो रहा है, उसी को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यहाँ पर ऊष्मा कहने का मतलब जो है 3 चीज़ों से, मतलब जो ऊष्मा हो गई हमारी, तापमान हो गया, और अगर कोई विद्युत ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा वगैरह, तो जितने भी इस तरह से जो ऊष्मा, प्रकाश ऊर्जा हो गई हमारी, विद्युत ऊर्जा हो गई, ऊष्मा हो गई और तापमान हो गया। ऊष्मा और तापमान तो दोस्तों एक ही चीज़ में आएगा। तो इन तीनों चीज़ों से अगर वियोजन हो रहा है तो हमारा जो क्या होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर हमारा ऊष्मा हो रहा है, आप देख सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम ऊष्मा देंगे, यानी कि उसको गर्म करेंगे, तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होगा। तो और दूसरा उदाहरण जो है हमारा, जो PbNO3 ट्वाइस यानी कि लेड नाइट्रेट को अगर हम ऊष्मा प्रदान करेंगे, जो कि हमने क्रियाकलाप में किया था, तो हमें PbO यानी कि लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है। तो इस प्रकार से ये हमारे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण होंगे। चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन है हमारा, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो इसमें हमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी श्वसन अभिक्रिया है उसमें हमारा क्या होता है, हम खाना खाते हैं, पच जाता है, तो उससे हमें ग्लूकोज मिलता है। और श्वसन में क्या होता है कि जो हमें भोजन के पचने से हमें ग्लूकोज मिला, उसका हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के संयोग से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका जो है, मतलब जो उसके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमारा जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो यहाँ और साथ में हमें ऊर्जा ही मिलती है। तो जो ऊर्जा हमें मिलती है उसी का हम जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कार्य करते हैं उनको करने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये जो हमारा ऊर्जा श्वसन की अभिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पर भी ऊर्जा बन रही है, ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। इसीलिए जो दोस्तों श्वसन को हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारा ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, तो यहाँ पर जो है हमारा श्वसन को इसीलिए हमारा जो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो देख सकते हो आप परिभाषा में कि श्वसन की क्रिया में हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है जिसमें ऊर्जा निकलती है। तो हमारा जो यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, इसीलिए हमें इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी ऊर्जा का हम जो है अपने दैनिक कार्य करते हैं, दैनिक कार्य को करने के लिए उपयोग करते हैं। इसी ऊर्जा से हम अपने दैनिक कार्य करते हैं। अतः श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। और रासायनिक समीकरण इस प्रकार होगा इसका, क्योंकि जो C6H12O6 यानी कि हमारा ग्लूकोज जो हमें भोजन के पचने से मिलता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रदान करता है। तो दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है हमारा कि जो वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो दोस्तों जो वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही पिछले वीडियोज़ में। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि जिस मतलब जो कोई भी एकल अभिकारक यानी कि केवल और केवल एक अभिकारक वियोजित हो जाए एक से ज़्यादा उत्पादों में, तो उसे कहते हैं हम वियोजन अभिक्रिया। जो हमारा संयोजन अभिक्रिया है वो हमारा एक से ज़्यादा अभिकारक मिलके एकल उत्पाद यानी केवल और केवल एक उत्पाद बनाते हैं, उसे कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। तो आप देख सकते हो बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर जो हमारा वियोजन अभिक्रिया है
वो हमारा केवल एक अभिकारक था, वो हमें एक से ज़्यादा उत्पाद दे रहा था। लेकिन जो संयोजन अभिक्रिया है वो हमारा एक से ज़्यादा अभिकारक होंगे, लेकिन हमें उत्पाद क्या मिलेगा, सिर्फ एक। तो इस प्रकार से ये हमारा विपरीत होते हैं वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया एक दूसरे के। तो परिभाषा में आप देख सकते हो कि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया जो है उसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक दूसरे के विपरीत होंगे। अतः वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हो कि वियोजन अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, उसे हम गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एक से ज़्यादा उत्पाद हमें मिले। ये हमारा वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। दूसरा हमारा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण देखें तो हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो जल के साथ अभिक्रिया करके हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। यहाँ पर एकल उत्पाद मिल रहा है हमें और एक से ज़्यादा अभिकारकों से मिल रहा है। तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन हमारा, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। यानी कि हमें वियोजन अभिक्रिया की हमें यहाँ पर बात हो रही है और हमें उन तीनों यानी 3 प्रकार की हमारी वियोजन अभिक्रिया होती है। अपघटन अभिक्रिया जो होती है हमारी 3 प्रकार की होती है। तो जो हमारी ऊष्मीय वियोजन हो गई और दूसरा हमारा प्रकाशीय वियोजन, तीसरा हमारा विद्युत वियोजन। तो हमारा इन चीज़ों के उदाहरण देने हैं। तो ऊष्मीय वियोजन का यानी ऊष्मीय अपघटन का हमारा जो उदाहरण होगा वो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। हम एक उदाहरण आप कोई और भी देख सकते हो। हम इसमें ताप यानी इसको तापन करेंगे, इसको ताप देंगे, ऊष्मा देंगे तो हमें जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। दूसरा हमारा जो प्रकाशीय वियोजन है, जो प्रकाशीय अपघटन आप कह सकते हो, उसका उदाहरण हम क्या लेंगे कि AgCl, सिल्वर क्लोराइड जो सॉलिड के रूप में हमारा उसको सूर्य के प्रकाश में यानी प्रकाशीय हो रहा है यहाँ पर। तो हमारा जो उत्पाद में हमें क्या मिलेगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस मिलेगी। यहाँ पर आप दूसरा उदाहरण जो सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr का ले सकते हो उदाहरण। उसमें भी सेम टू सेम अभिक्रिया होती है। सूर्य के प्रकाश में रखने पर वो सिल्वर और ब्रोमीन में चेंज हो जाता है उसका, यानी कि जो Ag2Ag और यहाँ पर आएगा हमारा Br2 अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड की बात करें तो। तीसरा हमारा जो विद्युत वियोजन अभिक्रिया होगी उसका उदाहरण आप देख सकते हो कि जो H2O यानी जल है उसका अगर हम उसमें हम विद्युत धारा द्वारा उसका अपघटन करें तो जो हमारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में वो वियोजित हो जाएगा। तो इसमें ये जो अभिक्रिया है हम आपको एक क्रियाकलाप के द्वारा ही बता चुके हैं, करके दिखा चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हमारा जो है एक से अधिक उत्पाद हमें मिल रहे हैं केवल एक अभिकारक से। तो ये भी हमारी वियोजन अभिक्रिया होगी और ये हमारा विद्युत वियोजन अभिक्रिया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा अपघटन जो है वियोजन अभिक्रिया के विद्युत द्वारा हो रहा है। तो चलते अपने 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन हमारा, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। दोस्तों इसकी जो विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा अगर हम देखें तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि जिस भी अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक अथवा विलयन से विस्थापित कर देते हैं, उसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी कि जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से जलीय अवस्था में विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि CuSO4 कॉपर सल्फेट के जो जलीय विलयन है उसमें जिंक अगर हम मिलाएं, मतलब जिंक से उसकी अभिक्रिया कराएं तो हमें जिंक सल्फेट मिलेगा और Cu यानी कि जो हमारा कॉपर है वो हमें मिलेगा। तो जो हमारा वह और दूसरा हमारा जो है जो द्विविस्थापन अभिक्रिया उसका परिभाषा क्या होगी कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य जलीय अवस्था में
आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्योंकि दोस्तों जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है उसमें आयनों का आदान प्रदान अगर वो सॉलिड अवस्था में होंगे तो नहीं होगा, जलीय अवस्था में होंगे तभी उनके बीच जो तत्वों का चेंज यानी आयनों का चेंज हमारा होगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से जलीय अवस्था में विस्थापित कर देते हैं। तो ये दोस्तों जरूरी नहीं है कि जलीय अवस्था में ही विस्थापित करे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक ने कॉपर को विस्थापित किया, लेकिन यहाँ पर जो हमारा कॉपर जो है सॉलिड में है। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन हमारा, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए, यानी कि हमें इसका संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। हमें क्या दिया गया कि सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 उसके विलयन से, यानी कि विलयन यहाँ जैसे ये बोल दिया हम यहाँ क्या करेंगे AQ लगा देंगे, यानी कि जलीय विलयन। तो इसके सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, कॉपर धातु द्वारा विस्थापन करना है। तो हम क्या करेंगे, AgNO3 उसमें हमने अभिक्रिया कराई कॉपर की, यानी जो हमें सॉलिड के रूप में ठोस अवस्था में, उसके साथ अभिक्रिया का हम कराएंगे तो हमारा जो विस्थापन अभिक्रिया होगी उसके द्वारा हमें जो प्रोडक्ट में उत्पाद में मिलेगा वो क्या मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट यानी कि जो CuNO3 ट्वाइस है वो, और Ag यानी सिल्वर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिल्वर अलग हो गई सॉलिड की अवस्था में, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, सिल्वर का शोधन हुआ। तो इस अभिक्रिया का उपयोग सिल्वर के शोधन में किया जाता है। और इसको हम संतुलित इस प्रकार से करेंगे कि जो हमारा यहाँ पर हम 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी हमारा 2 लगाएंगे। तो हम आप देख सकते हो कि Ag2NO3 जो नाइट्रोजन है हमारा यहाँ पर वो भी हमारा 2 है, 2 एकम 2, और यहाँ पर भी हमारा 2, ये हमारा जो है N के गुणांक में यानी कि Na2, यहाँ पर भी हमारा जो है 2 एकम 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, संतुलित हो गया। ऑक्सीजन जो है वो हमारा 3 यहाँ पर और गुणांक में इसके 2 है, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन O3 है यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर और इसके गुणांक में जो है बाहर 2 ट्वाइस, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। इस प्रकार से ये ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। और कॉपर आप देख सकते हो 1 अकेला और यहाँ पर भी अकेला, तो इस प्रकार से ये समीकरण भी संतुलित हो गया। चलते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पर। 15वें क्वेश्चन में हमें क्या करना है दोस्तों कि जो अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, उदाहरण देकर समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप क्या होता है दोस्तों कि जो भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ होगा जो जल में ना घुले, ऐसे पदार्थ को, यानी कि जल में अविलय पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो उसी को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसकी हम क्या लिखेंगे कि जो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके अवक्षेप बनाते हैं उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो उदाहरण के लिए आप देख सकते हो कि सोडियम सल्फेट का विलयन जो है उसमें बेरियम क्लोराइड का विलयन मिलाने पर दोनों हमारे विलयन है एक्वस फॉर्म में। जलीय विलयन है Na2SO4 और BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ अभिक्रिया करके हमारा क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेरियम सल्फेट जो है वो हमारा सफ़ेद कलर का अवक्षेप बनता है, जो कि हमने एक क्रियाकलाप में देख चुके हैं, आपको करके दिखा चुके हैं। तो सफ़ेद कलर का अवक्षेप बन रहा है, यानी कि अवक्षेप बन रहा है, तो ये हमारी क्या होगी, अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। तो इस तरह से ये इसका उदाहरण होगा। चलते हैं अपने 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन है हमारा, जो ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण भी हमें लिखने हैं। पहला हमारा जो है वो A नंबर पे उपचयन है। उपचयन हमारा क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया हो गई, और जो यहाँ पर उपचयन किसका होगा, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होगा या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है,
ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर करना है। हाइड्रोजन की हमें यहाँ पर चर्चा करनी ही नहीं है। तो हमारा ये क्या होगा, जो हम ये परिभाषा में क्या लिखेंगे, वह भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो। हाइड्रोजन की हमें कोई बात नहीं करनी। ऑक्सीजन का योग का तो उपचयन होगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, 2 उदाहरण यहाँ पर हैं। जो Mg हमारा मैग्नीशियम है, उसमें ऑक्सीजन की अभिक्रिया योग कराएंगे तो MgO हमें मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा उदाहरण जो है, कार्बन में ऑक्सीजन का योग होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा। तो ये हमारे उदाहरण हो गए। दूसरा हमारा अपचयन है, इसका भी हमें ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर। तो अपचयन में हमें क्या होता था कि जो ऑक्सीजन का ह्रास हो या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन की बात करनी है, तो इसका परिभाषा क्या होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो। ऑक्सीजन के ह्रास, हमें हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं, हाइड्रोजन की हमें वृद्धि की बात करनी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो आधार हमें दिया गया वो सिर्फ ऑक्सीजन का दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर अपचयन किसका हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो कि जो उदाहरण हमने लिया CuO यानी कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें हमारा जो ऑक्सीजन है वो इससे जो कॉपर ऑक्साइड का जो यौगिक है उससे निकल जा रहा है, यानी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा अपचयन अभिक्रिया होगी। दूसरा उदाहरण जो है हमारा जिंक ऑक्साइड ZnO को कार्बन से अभिक्रिया कराएंगे तो हम जिंक और CO में मिलेगा। तो यहाँ पर ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड से हमारा ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, हमें जिंक में परिवर्तन हो गया ZnO का। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा, अपचयन होगा। चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन पर। 17वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X जो है, हमने इसको माना, इसमें दिया गया X मान रहा है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्या दिया होगा, उसकी पहचान क्या दी कि वो भूरे रंग का है, चमकदार तत्व है। तो भूरे रंग का तत्व हमारा यहाँ पर जो है हमारा क्या होगा, X जो है हमारा तत्व दिया हुआ है वो हमारा क्या होगा, कॉपर होगा दोस्तों, क्योंकि जो कॉपर होगा। और इसमें हम देखें जो हमें दिया हुआ है, क्या वो दिया हुआ है जो X। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा भूरे रंग का तत्व होगा वो हमारा क्या होगा, X जो है हमारा कॉपर होगा, क्योंकि दोस्तों जो हमारा जो हमें क्या दिया हुआ है कि उसको X जो तत्व है उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। तो काले रंग का तत्व काले रंग का हो जाता है। ये हमने एक क्रियाकलाप में हम देख चुके हैं कि कॉपर को हम जो कॉपर का चूर्ण है उसको अगर हम उसका दहन करें, यानी उसको दहन नहीं सॉरी दोस्तों गर्म करें उसको, तो वो काले रंग की उसमें जो CuO यानी कॉपर ऑक्साइड की, या फिर आप उसे क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हो, उसकी परत हमारे मिलती है। तो इस तरह इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए, भी हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लिखा है कि ये तथा बनने वाले काले रंग का जो यौगिक है वो हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड भी आप बोल सकते हो, CuO होता है। तो हमारा जो इसका समीकरण है वो इसको जिस प्रकार से होगा कि जो Cu है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अगर हम उसको ताप देंगे यानी ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, तो वो हमारा कॉपर ऑक्साइड में बदलेगा, जो कि हमारा काले कलर की परत के रूप में हमें दिखता है। चलते अपने 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन हमारा कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। दोस्तों हमने संक्षारण की बात की थी पिछली वीडियोज़ में कि संक्षारण जो वायुमंडल में जो अम्ल या फिर आर्द्रता वगैरह के संपर्क में आने पर जो धातुएं हैं वो उनमें जो है उनकी ऊपरी परत जो है वो कमज़ोर हो जाती है, वो संक्षारित हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं संक्षारण। दोस्तों जो हम पेंट क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि जो लोहे का वस्तुएं, ज़्यादातर लोहे की वस्तुएं जो अलग अलग मेटल्स हैं यानी कि जो अलग तत्व हैं, अलग धातुएं हैं, उनके मुकाबले जो लोहा है वो सबसे ज़्यादा, यह देखने वाली बात है कि जो लोहा है वो सबसे ज़्यादा संक्षारित होता है। और इसकी वजह से जो है दोस्तों जो है हमें जो है, तो दोस्तों हमारा जो 18वां क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो दोस्तों लोहे की वस्तुओं पर आर्द्र वायुमंडल में जंग लग जाता है,
या लग जाती है, अतः लोहे की वस्तुओं को सुंदर बनाने के लिए तथा जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। तो हमारा जो पेंट करते हैं नए नए कलर से, उससे हमें जो वस्तुएं हैं वो हमारे चमकदार दिखती हैं, अलग कलर की सुंदर दिखती हैं। दूसरा हमारा जो है संक्षारण से उसको बचाते हैं। जंग लगना यानी कि संक्षारण हो जाता है उसका। जो संक्षारण का दोस्तों कि हमने जब पिछली वीडियोज़ में आपको बता रखा है कि वायुमंडल में आर्द्रता या फिर अम्ल के संपर्क में आने पर वो जो उसकी ऊपरी परत है वो कमज़ोर हो जाती है, वो संक्षारित हो जाती है, उसे हम कहते हैं संक्षारण। तो दोस्तों चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन है हमारा, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि जो तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ हैं, ये हमारा विकृत गंधिता से क्वेश्चन आ रहा है। तो हमने बताया था कि विकृत गंधिता क्या होती है कि जो तेलीय या फिर वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वो वायु से अभिक्रिया करके, वायु की उपस्थिति में वायु से अभिक्रिया करके वो जो क्या कहते हैं उपचयित हो जाते हैं, यानी उनके अंदर जो ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो जाती है वो उपचयित हो जाते हैं और जो खाने योग्य नहीं रहते, उनकी गंध परिवर्तन हो जाता है या फिर उनके कलर में भी चेंज हो जाता है, स्वाद में चेंज हो जाता है, गंध में चेंज हो जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, विकृत गंधिता हो जाती है उसकी। इसे विकृत मतलब जो ये प्रोसेस जो है वो हमारा विकृत गंधिता कहलाता है। और और इसमें इसके बाद जो है वो जो खाद्य पदार्थ हैं वो खाने योग्य नहीं रहते। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, तो दोस्तों जो नाइट्रोजन है वो हमारा इसीलिए करते हैं क्योंकि जो नाइट्रोजन जो है वो अक्रिय गैस है, वो नहीं, वो जो ऑक्सीजन के मुकाबले वो जो पदार्थ हैं उससे अभिक्रिया नहीं करते। तो नाइट्रोजन जो गैस है वो खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। तो जो हमारा नाइट्रोजन गैस है वो हमारा प्रति ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है। तो जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो इस प्रकार से उपचयित नहीं होते हैं, उनका ऑक्सीकरण नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीकृत होना यानी कि उपचयित होना, तो यानी जो उनका ऑक्सीकृत नहीं हो पाते वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो नाइट्रोजन की उपस्थिति में, तो इस प्रकार से वो जो विकृत गंधित खाद्य पदार्थ नहीं हो पाते, तो वो ख़राब नहीं होते और हमें ज़्यादा लंबे समय तक हम उनका यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने 20वें क्वेश्चन पर। 20वां हमारा जो है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो हमारा पहला जो है वो संक्षारण है। संक्षारण की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, दोबारा से देख लेते हैं। जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह वायु, नमी, प्रदूषकों आदि से क्रिया करके संक्षारित हो जाती है। इसी को हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारित हो जाती है यानी कि जो उनकी ऊपरी परत है वो कमज़ोर हो जाती है, जैसे कि जंग लगना, लोहे में जंग लगना, उदाहरण के लिए आप देख सकते हो लोहे में जंग लगना। दूसरा हमारा जो बी नंबर पे वो विकृत गंधिता। तो जो तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थ हैं उनको खुला रखने पर कुछ समय बाद वो ऑक्सीकरण हो जाता है उनका, यानी कि वो उनका उपचयन हो जाता है। ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन हो जाता है तथा उसकी जो खाद्य पदार्थ है हमारा, उसकी गंध में या स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इस क्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खराब होना, या फिर आप इसका जो दूसरा उदाहरण आप देख सकते हो कि जो चिप्स हैं हमारे, उसमें अगर हम उसको खुला छोड़ दें, पैकेट में ना रखें, तो वो कुछ दिनों में ख़राब हो जाते हैं। तो वो क्यों हो जाते हैं, विकृत गंधिता के कारण। चलते हैं अपने, तो दोस्तों हमारा जो ये अभ्यास है NCERT के बुक में जो अभ्यास दिया है वो हमारा पूरा हो चुका है। तो हम जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चलते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि जल के विद्युत अपघटन में परखनलियों के मुंह के पास जलती हुई मोमबत्ती लाकर उसमें एकत्रित गैस की जांच करने पर हमारे क्या परीक्षण होंगे। यानी कि जो हमने क्रियाकलाप किया था जल का विद्युत अपघटन, उसमें जब हमने परखनलियों में हमारी गैसें एकत्रित हुई थी, अगर हम उन परखनलियों के मुंह के पास में जलती हुई मोमबत्ती लाएँ तो हम क्या देखेंगे। तो उत्तर में इसमें क्या होगा कि जो कैथोड पर, मैं आपको बता चुका हूँ कि कैथोड में जो परखनली थी उसमें हमारी कौन सी गैस बन रही थी, हाइड्रोजन। तो हमारा जो कैथोड पर रखी परखनली होगी उसके पास अगर हम मोमबत्ती लाएंगे तो हमें फट की आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि जो दोस्तों गैस हाइड्रोजन उसमें भरी हुई है, गैस जो हाइड्रोजन गैस उसमें भरी हुई है, वो हाइड्रोजन गैस अगर हम उस हाइड्रोजन गैस को अगर हम जलती मतलब आग के पास लाते हैं तो वो फट की आवाज़ करती है। दूसरा जो एनोड पर हमारी रखी परखनली है, दूसरी परखनली जो है उसमें हमारी क्या कहते हैं ऑक्सीजन गैस हमारी एकत्रित हुई थी, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
तो ऑक्सीजन गैस जो है वो तो दहन के लिए आवश्यक होती है, तो उससे हमारा कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। यहाँ पर मिस्टेक हुई है दोस्तों तो कोई आवाज़ यहाँ पर जो आवाज़ नहीं आती, ये आवाज़न हो गया, यहाँ पर ये गलत हो गया है। तो उससे चलते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग जो है वो सफ़ेदी के लिए किया जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो पहला हमारा वो है क्वेश्चन, वो पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। दूसरा कि ऊपर जो फर्स्ट में हमने उसका नाम बताया, उसकी जल से अभिक्रिया लिखिए। तो सफ़ेदी के लिए उपयोग किसका किया जाता है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड का, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अब एक अभिक्रिया में। तो दोस्तों जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड वो हमारा सफ़ेदी के लिए उपयोग होता है, और हम इसको अगर हम जो जल के साथ अभिक्रिया कराएं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराएं, उसका योग करें तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलती है, और साथ में थोड़ी सी मतलब ऊष्मा हमें मिलती है, काफ़ी ऊष्मा मिलती है। वो अगर आप जो सफ़ेदी वाले को देखोगे तो जो उसका कंटेनर होता है जिसमें वो बर्तन जिसमें वो मिलाता है कैल्शियम चूने को, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को, बिन भिजे हुए चूना ही बोलते हैं इसे। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जल में जब जिस बर्तन में मिलाता है तो आप देख सकते हो उसको छूकर कि वो कितना गर्म हो जाता है, तो उसमें ऊष्मा भी निकलती है। तीसरा क्वेश्चन हम पे चलते हैं कि प्रतिऑक्सीकारक क्या होते हैं। तो प्रतिऑक्सीकारक वे वो पदार्थ होते हैं जो उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण को रोकते हैं, उन्हें प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं। उदाहरण के लिए जो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है वो भी हमारा प्रतिऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है। और प्रतिऑक्सीकारक जो वे पदार्थ यानी कि जो ऑक्सीजन को रोकें, तो ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो दोस्तों जो खाने के पदार्थ हमारे तेलीय पदार्थ जो हैं दोस्तों हमारे, उनमें मिलाए जाते हैं जानबूझकर, ताकि उनका जो ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन ना हो, तो उससे वो जो है ख़राब नहीं होते, लंबे समय तक चलते हैं। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चौथा हमारा क्वेश्चन है संक्षारण के कारण चांदी पर काली परत किस पदार्थ की होती है। तो हमने जो संक्षारण के उदाहरण में चांदी पर काली परत के चढ़ना देखा था, तो उसमें वो किस प्रकार मतलब जो पदार्थ हमारे जमती है काली परत, वो क्या होती है। दोस्तों जो चांदी का संक्षारण जो है वो सल्फ़र से होता है। चांदी जो है Ag यानी कि हमारे जो है वो सल्फ़र, वायुमंडल में जो सल्फ़र गैस है, सल्फ़र जो है उसके साथ अभिक्रिया करके हमारा Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड Ag2S को बनाती है, जो हमारी काली कलर की होती है। तो इस प्रकार से जो है संक्षारण जो काली परत है वो हमारी इस प्रकार से होगी। चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन पर। तो जो कॉपर है वो किस प्रकार संचारित होती है। कॉपर जो हमारी धातु है वो किस प्रकार से संचारित होती है। तो जो कॉपर का ऑक्सीजन जो उपचयन होता है दोस्तों, वो ऑक्सीजन के साथ मिलती है, तो वहाँ तो जो कॉपर जो है वो काली रंग की हो जाती है, जो कि हम एक क्रियाकलाप में देख चुके हैं। लेकिन जो संक्षारण है कॉपर का वो अलग तरीके से होता है दोस्तों। कॉपर क्या होता है, कॉपर जो है आर्द्र यानी कि नमी वाली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है, और जो कॉपर कार्बोनेट बनाता है वो हमारा हरे रंग की परत के रूप में हमें दिखाई देता है। चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन हमारा संक्षारण के उपाय बताएं। तो संक्षारण के उपाय हमारे जो है जैसा लेपन हो गया, विद्युत लेपन हो गया, पेंट करना। तो ये शब्द लेपन क्या होता है दोस्तों कि जो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो कोई भी पदार्थ है जिसे हमें संक्षारण से बचाना है, उसमें हम क्या करते हैं, जिंक जो हमारा मेटल है, तत्व जो है हमारा धातु, जिंक धातु की एक परत का लेपन कर देते हैं, यानी परत चढ़ाते हैं उसके ऊपर। तो ये हमारे जो क्या कहलाता है, ये शब्द लेपन। और जो विद्युत लेपन वो भी हमारा कुछ इस प्रकार से है, इसमें हम जो है विद्युत धारा जो है धातु का लेपन करते हैं। तीसरा हमारा पेंट करना, जो कि आप जानते ही हो। तो ये हमारे संक्षारण के रोकने के उपाय होंगे। सातवां क्वेश्चन हमारा दोस्तों विकृत गंधिता का रोकने के उपाय। इसके उपाय क्या होंगे कि प्रतिऑक्सीकारक के उपयोग करना, जो हमारे प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ हैं उनका उपयोग करना। दूसरा जो उपाय है वो हमारा विद्युत रोधी बर्तन में खाद्य पदार्थ का रखना। अगर हम विद्युत रोधी बर्तन में रखेंगे तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया उसकी मतलब लंबे समय के बाद होगी, थोड़ी देर बाद होगी, जिससे हम उसको लंबे समय तक रख सकते हैं। तीसरा जो नाइट्रोजन का उपयोग करना, जैसा कि चिप्स के पैकेट में किया जाता है। चौथा हमारा शीतलन द्वारा।
तो शीतलन द्वारा भी हम उसको विकसित गतिशीलता को रोक सकते हैं, जिससे कि हम शीतलन से क्या होगा दोस्तों, उसकी जो अभिक्रियाशीलता है वो कम हो जाएगी। यानी कि जो गतिज ऊर्जा जो कि आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा कि जो तापमान अगर हम कम करते तो गतिज ऊर्जा उसकी कम हो जाती है, तो उससे जो उसकी जो अभिक्रियाशीलता वो थोड़ी कम धीमी हो जाएगी, तो वो लंबे समय तक चलेंगे। 8वां क्वेश्चन हमारा है कि जो यौगिक X वियोजित होकर Y और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो यौगिक X का प्रयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, X और Y का नाम और सूत्र बताना है। दूसरा हमें बताना है कि उपरोक्त अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है हमें। तो इसमें पहला क्या होगा, X जो है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो क्योंकि जो हमारा जो X पदार्थ है वो हमें को नहीं पता, हमें मिल क्या रहा है, Y पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें मिल रहा है। तो जो हमारा Y पदार्थ है जो हमें मिल रहा है यौगिक, वो किस में यूज़ होता है, सीमेंट बनाने में। और आप मैं पहले ही बता चुका हूँ, या अगर आप नहीं बताया तो आपने पढ़ा ही होगा बुक में कि जो सीमेंट के बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग होता है, यानी कि बिन बुझा हुआ चूना। तो जो बिन बुझा हुआ चूना वो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये हमारा पक्का हो गया कि सीमेंट के बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग होता है। तो हमें जब उत्पाद के रूप में ये दोनों मिल रहे हैं, तो हम इससे जो मैं पहले भी आप इस अभिक्रिया के बारे में आपको बता चुका हूँ, जब हमने क्रियाकलाप के माध्यम से आपको बताया था। तो इसमें जो हमारा अभिकारक क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब तापमान देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा इस जो अभीष्ट यानी कि जो मांगा गया हमारा उपरोक्त अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण हमें लिखना है, वो हमारा इस प्रकार से होगा। तो हमारा दोस्तों ये पार्ट हमारा 5 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा जो पार्ट 5 है हमें कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे, यानी कि पार्ट 4 तक आपने नहीं देखे, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक उसमें दिए हुए हैं, आप देख सकते हो उसमें जाकर। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।